नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसे आगामी सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए जो 57 वीडियो की सीरीज चलाई जा रही है, इसके तहत ये अगली वीडियो आप लोगों के लिए। आज ये हमारा 32वां वीडियो है। इससे पहले हमने आपको 31 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। आशा करते हैं कि आप देखे ही होंगे। दोस्तों, जो बच्चे इसे फॉलो करते आ रहे थे, इनकी फ़ायदा आपको कल ही एग्जाम में देखने को मिल गया होगा, क्योंकि कल CHSL का एग्जाम बिगिन हो गया। तो वहाँ पे जो है फ़ायदा आपको भी देखने को मिला है ना। तो यहाँ पे जिनको भी CHSL देना है, CGL की मेंस देना है, MTS देना है, या फिर मैं यूं कहूँ कि जो TCS एग्जाम कराते हैं वो तो देना ही देना है। साथ ही अगर आप कहीं भी कोई भी एग्जाम अटेंड करने वाले हो जहां पर GK GS नामक चैप्टर से क्वेश्चन आती है, तो आप जो है ये सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से मिलान करें। मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 ऑफ द फ्लोइंग। सिंपली आपको मैच करना है। ये ट्रेंड में काफ़ी क्वेश्चन आजकल TCS डाल रहे हैं, तो हम भी डाल लिए। जैसे कल आपसे जो आपका CHSL का चल रहा है, उसमें एक साइड लिखा था सोमनाथ, एक साइड लिखा था केरल का कोई त्योहार, एक साइड मतलब ऐसे एक युद्ध लिखा था और एक खिलाड़ी का नाम लिखा था, और सामने आपको मैच करना था। तो इसी प्रकार से एक सवाल की जवाब देने के लिए 3-4 की ज्ञान होना जरूरी है। तो मैच में एग्जामिनर आपसे ज़्यादा नॉलेज डिमांड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सीधे सीधे मैच करके रखा हूँ। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण करने वाले कौन थे? 712 ईस्वी में हुए थे, लेकिन कौन थे? तो इनका नाम था भैया मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम। तुगलक मत कर देना, ये कासिम है, क्योंकि तुगलक का शासन तो सल्तनत काल में था ना भाई। तो वो तो 1200 या 1300 के बीच में होगा, क्योंकि 1206 से तो स्टार्ट ही हुआ था सल्तनत, है ना। तो ये है मोहम्मद बिन कासिम, सबसे पहले भारत पर आक्रमण किए, जो आपका मुस्लिम जो है आक्रमण हुआ था। और ये कब हुआ था? 712 ईस्वी में। अगर आपसे पूछे कि इस समय कौन शासक थे यहाँ का, तो भाई यहाँ का शासक दाहिर था, क्योंकि उस समय सल्तनत तो चलता नहीं था, तो सिंध का शासक माना गया। इसे दाहिर कहते हैं, दाहिर नामक शासक था, ठीक है। इसके अलावा वास्को डी गामा सेकेंड टाइम भारत कब आया? आप सभी जानते हैं कि वास्को डी गामा को हम फाउंडर कहते हैं इंडिया का। ये 1498 ईस्वी में कालीकट पहुंचा था, है ना, व्यापार के उद्देश्य से, ठीक है भाई। सभी जो विदेशी हैं जो यहाँ पे आए, कोई इसे सुधारने नहीं आए थे, सभी अपने अपनी झोली ही भरने आए थे, ठीक है। तो 1498 में पहली बार आई, पुर्तगाली थे। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में सबसे पहले कौन आया, तो पुर्तगाली आया, ठीक है। ये भी पुर्तगाली थे, कालीकट पहुंचे थे। तो ये वास्को डी गामा सेकेंड टाइम इंडिया कब आया? तो 1502 ईस्वी में आया। इसे भी ध्यान रखेंगे, 4 साल के बाद आया था, ठीक है। भारत में दूसरी बार एशियन गेम कब हुई? भाई दूसरी बार हुई 1982 में। तो पहली बार का भी नॉलेज रखना है। तो पहली बार कब हुआ था? 1951 में। ये आपका फर्स्ट एडिशन ही था, है ना। पहला जो है एशियन गेम की शुरुआत ही हुई थी दिल्ली से 1951 में। अभी पिछला एशियन गेम आपने देखा कहाँ पे हुआ है? इंडोनेशिया के अंदर हुआ है। और जो आगामी एशियन गेम है ये अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। इनके अलावा हॉर्नबिल त्योहार की शुरुआत, तो भाई हॉर्नबिल त्योहार की शुरुआत 2000 ईस्वी में करा गया। और ये कहाँ का त्योहार है? तो ये नागालैंड का त्योहार है, जो नागालैंड की सबसे बड़ी त्योहार भी है, ठीक है। तो ये बात, इतनी बात ध्यान रखेंगे। इतने बात जो है आपकी यहाँ मैच करने के साथ साथ इनके बारे में इतनी बात जरूर ध्यान रखें, है ना। जो चीज़ मैंने आपको मौखिक रूप से एक्सप्लेन किया है, यही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि वास्को डी गामा 1498 में भारत में कालीकट पहुंचा पहली बार। दूसरी बार आपने देखा कि 1502 में मैच किया हमने। भारत में पहली बार एशियन गेम की शुरुआत 1951 दिल्ली में हुई थी। और दूसरी बार कब हुई थी? 1982 में। ये भी कहाँ पे हुआ था? ये भी दिल्ली के अंदर ही हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल 2010 में हुआ था, तो ये भी ध्यान रखेंगे, एकमात्र बार, है ना। ये 3 बड़े खेल यहाँ पे हुआ है। और अभी अभी हॉकी वर्ल्ड कप भी हो गया है, लेटेस्ट ट्रेंड में ये भी रहेगा 2023 के अंदर। इसके अलावा 2023 में विश्व कप भी होने वाली है। इनके अलावा प्रथम मुस्लिम आक्रमण जो है ये दाहिर का शासन था। और कौन किए थे आक्रमण? मैंने अभी लिख के बताया था, मोहम्मद बिन कासिम।
मोहम्मद बिन कासिम। इनके अलावा हॉर्नबिल नागालैंड की सबसे बड़ी त्योहार है जो दिसंबर माह में 10 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है। इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, जो पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया, 2000 ईस्वी में। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। चलते हैं हम आगे, है ना। अगला प्रश्न है हमारा, ट्रेजरी बिल के द्वारा केंद्र सरकार अल्पकालिक ऋण प्राप्त करती है। वर्तमान में कितने दिवसीय ट्रेजरी बिल प्रचलित है। जो ट्रेजरी बिल होता है उसके द्वारा जो सरकार है वो मतलब दीर्घकालीन नहीं, अल्पकालीन मतलब कम समय के लिए ऋण प्राप्त करता है। तो इनकी समय का जो अभी मतलब जैसे स्लैब है तो कितने कितने दिनों का है ट्रेजरी बिल के लिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्टेन शॉर्ट टर्म लोन्स थ्रू ट्रेजरी बिल, हाउ मेनी डेज ट्रेजरी बिल आर करेंटली इन वॉक। तो भैया ये 91 का है, इसका दुन्ना 180 और 2 182, इसका दुन्ना दुगना 4 8 9 16 9 2 1 3। तो भाई ये डबल डबल करके देखिए, 91 182 364। ये ट्रेजरी बिल का वर्तमान में जो है डे फिक्स है। जैसे आपने जीएसटी भरना है तो 5 12 और आपका 18 और 28% है ना भाई, उसी प्रकार से ये ट्रेजरी बिल का डे फिक्स है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। और एक मैंने आपका जो आपका M1 M2 जो मुद्रा का चेन है वहां से मैंने आपको बताया था, इनको भी आपको ध्यान रखना है कि किसका अटैचमेंट किसके साथ होता है। जिसमें M1 का मैंने आपको महत्व बताया है कि जो मुद्रा आप चलायमान देखते हैं, जो आपके पास है, जो मेरे पास है ना, ये जो है तरल के रूप में, ये सभी मुद्रा को हम M1 कहते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा मुद्रा M1 होता है और सबसे कम मुद्रा की मात्रा जो है M4 प्रकार के होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि M2 बराबर M1 में किसको ऐड किया जाता है। तो ये मैं ग्राफ आपको दे दिया हूं क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आते हैं मुद्रा चेन में। ठीक है, और ये आप ट्रेजरी बिल का तीनों ध्यान रखेंगे, 91 182 और 364। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे अल्पकालीन ऋण की बात हो गई है। तो आपको एक चीज और ध्यान रखना है, कोई भी देश जब कोई भी देश को अल्पकालीन ऋण कौन प्रदान कराता है, तो अल्पकालीन ऋण जो है प्रदान कराने वाली संस्था IMF है, बशर्ते कि वो उनका सदस्य हो। अब ऐसा नहीं कि आप IMF की, आपका देश जो है IMF का सदस्य नहीं है और आपको जो है IMF लोन दे देगी, तो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप IMF के सदस्य हैं तो आपको जो है लोन देगा, लेकिन अल्पकालीन या मध्यकालीन। लेकिन दीर्घकालीन लोन कौन देता है, तो विश्व बैंक देता है। जो विश्व बैंक के सदस्य हैं उनको दीर्घकालीन लोन जो है प्रोवाइड कराता है। विश्व बैंक के वर्तमान में चीफ कौन है, तो अजय सिंह बंगा जो है ये आपके विश्व बैंक के चीफ बन गए हैं, बंगा बाबू, है ना। पहले कौन थे, डेविड मालपास, अब ये जो है बंगा जी हैं। ठीक है, इनके अलावा अंशुलाकांत इनमें सीओ है भाई। इनके अलावा वाणिज्यिक बिल का प्रयोग वित्तीय संस्थान, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC जो होता है, इनके अलावा सहकारी बैंक इत्यादि में किया जाता है वाणिज्यिक बिल। इसके अलावा वाणिज्यिक पत्र का उपयोग, देखिए अर्थशास्त्र के टर्म ना बहुत खतरनाक होते हैं। यहाँ पर वाणिज्यिक बिल और वाणिज्यिक पत्र तो एक अपन कॉमन सोचेंगे तो क्या लगता है कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन इसमें बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। वाणिज्यिक पत्र, इसका उपयोग कंपनियों द्वारा अल्पकालिक ऋण के लिए किया जाता है। अभी आपने कंपनी के लिए सरकार के लिए अल्पकालिक ऋण के लिए क्या देखा, ट्रेजरी बिल दिखा। उसी प्रकार से जो आपका जो कंपनी है वो अगर लोन लेती है अल्पकालीन, तो ये किस आधार पे लेते हैं भाई, वाणिज्यिक पत्र के आधार पे लेती है ना। इनके अलावा अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाते हैं, तो बड़ा कॉमन सी बात है, तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। और इनके जो प्रमुख पुस्तक हैं ये है द वेल्थ ऑफ नेशन। क्या है, द वेल्थ ऑफ नेशन जो है ये आपका अर्थशास्त्र के जो पिता हैं एडम स्मिथ, है ना, उनके प्रमुख पुस्तकों में से हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनके अलावा अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल, आजकल काफी ये ट्रेंड में है, अर्थशास्त्र में नोबेल पहला किसे मिला, पहला नोबेल किसे दिया गया, फला ईस्वी में नोबेल किसे दिया गया, है ना। तो फला ईस्वी ऐसा नहीं कि कुछ पूछ देता है, जो मानव हित या फिर कोई बड़ा काम किया रहता है जो बहुत ज्यादा फेमस हो गए तो उनके ईस्वी पूछे जाते हैं कि भाई फला ईस्वी में किसको नोबेल दिया गया। तो जो इन्वेंटर हैं उनके ईस्वी तक पहुंचे कि वो कब किया था, तो आपको जो है यहाँ से फायदा मिलेगी इस वाले टॉपिक से। अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार जो है 1969 में स्वीडन के सेंट्रल बैंक के द्वारा रेगनर फिश और टिनबर्ग को दिया गया था। ठीक है, जॉन टिनबर्ग नाम था उनका। ठीक है, दोनों को एक साथ मिला था। और ये कौन देता है इकोनॉमिक्स के अंदर, तो स्वीडन के सेंट्रल बैंक देता है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा
तत्वबोधिनी सभा का गठन देवेंद्र नाथ टैगोर ने कब किए थे? व्हेन वाज तत्वबोधिनी सभा फॉर्म्ड बाय देवेंद्र नाथ टैगोर? तो 1839 में किए थे आपका तत्वबोधिनी सभा का गठन कौन? देवेंद्र नाथ टैगोर। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया था। इसकी चर्चा यहाँ करना जरूरी है, इसीलिए ब्रह्म समाज बताया, नहीं तो नहीं बताता, क्योंकि मैं चारों पांचों समाज जो है आपको पूरी तरीके से रटा भी दिया हूँ, कहाँ हुआ था, कब हुआ था, किसने किया था, इसके बदले में इसकी प्रभाव क्या हुई है ना, इन्होंने क्या किया, ये आदमी ने क्या किताब लिखा, ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ जो भी समाज के संस्थापक रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ब्रह्म समाज की रखना जरूरी है, क्योंकि देवेंद्र नाथ ठाकुर की बात है जो तत्वबोधिनी सभा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ब्रह्म समाज के बाद ही ये काम होती है ना। और बाद में जब ब्रह्म समाज जब बटती है तो एक आदि ब्रह्म समाज होते हैं। डायरेक्ट अलग से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आदि ब्रह्म समाज के जो है मतलब किसके पल्ले में रहा, कौन उसके जो है देखभाल में रहे, या फिर कौन जो है किसके काल में फले फूले, है ना। तो आदि ब्रह्म समाज के अध्यक्ष का दीजिए सीधे सीधे, तो ये देवेंद्र नाथ टैगोर ही रहे, इनसे जुड़े रहे थे आदि ब्रह्म समाज से। ठीक है, इसके अलावा राजा राम मोहन राय को भारत में आधुनिक भारत का राजा, आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। राजा की उपाधि अकबर सेकेंड ने दिया था, और अकबर सेकेंड ने इसे भेजे थे कहां पे, है ना, ब्रिस्टल, जहां पे इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय एक संवाद कौमुदी नामक पुस्तक लिखे, ये जरूर ध्यान रखें। आत्मीय सभा 1815 इनसे भी जुड़े रहे, तो ये भी ध्यान रखें। सती प्रथा के अंत कराने में विलियम बेंटिक को काफी जो है मतलब मदद किए थे, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे 1829 के अंदर। इनके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जाति एससी की प्रतिशतता है? अनुसूचित जाति और जनजाति में थोड़ी सी फर्क होती बंधु। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हिच यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल कास्ट? सो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। देखिए, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में ये वाला शॉर्ट फॉर्म देखता है तो समझ जाते हैं, लेकिन अगर आप हिंदी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो जो जनजाति है वो आपका एसटी है, और जो जाति सीधा सीधा लिखा रहता है वो आपका एससी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि किस यूनियन टेरिटरीज में सबसे ज्यादा एससी की संख्या है। देखिए, तो यहाँ पे जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति एससी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में है। सबसे अधिक जो एससी की संख्या है यूनियन टेरिटरीज में, ये आपका केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में है। दिल्ली की और क्या विशेषता है? दिल्ली इंडिया में सबसे अधिक जो है सघन जनसंख्या वाला जो है आपका मतलब जगह है। अब यहाँ पे क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है तो इसे राज्य नहीं कह सकते, लेकिन है तो इंडिया का ही, इसीलिए इंडिया में सबसे अधिक अगर जनसंख्या घनत्व कहीं का है तो वो दिल्ली का है। लेकिन अगर राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है तो बिहार का है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो दिल्ली में सबसे ज्यादा एससी की संख्या है जो केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत है। अगर राज्यों में सबसे ज्यादा एससी अगर आपसे पूछे तो उत्तर प्रदेश, और राज्यों में सबसे ज्यादा अगर एसटी पूछे तो मध्य प्रदेश। दोनों अगले बगले है ना। तो एससी पूछेगा तो उत्तर प्रदेश और एसटी पूछेगा तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है जनगणना 2011 के अनुसार। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति है ना एससी मध्य प्रदेश। एक मिनट, सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति एससी मध्य प्रदेश दमन में। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे एसटी कर लीजिएगा। ठीक है, ये एसटी होगा। सबसे ज्यादा एसटी मध्य प्रदेश में तथा दमन में है। दमन में क्या? यूटी में। और राज्य में क्या? मध्य प्रदेश में। जो मैंने अभी लिख के बताया था कि एससी है सबसे ज्यादा यूपी में, एसटी है सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, उस और एससी सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में। उसी प्रकार से एसटी में अगर आ जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में जो दमन एवं दीव है ना, वहां पे सबसे अधिक है, और मध्य प्रदेश में राज्यों के अंदर सबसे अधिक एसटी की जनसंख्या है। आपके सामने ग्राफ है, इतने घुमाने मतलब ये कंफ्यूज होने की जरूरत है ही नहीं। यहाँ पे देखिए, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 राज्य। अब अनुसूचित जाति मतलब एससी, तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान पे पश्चिम बंगाल है, और तीसरा स्थान पे हमारा बिहार है ना। सबसे कम अगर एससी की बात करेंगे तो सबसे कम एससी निवास करते हैं इंडिया के अंदर मिजोरम में। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एसटी वाला ग्राफ मैंने कल दिखाया था। इनके अलावा आईसीसी ने मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड किसे चुना है? Who has been selected by the ICC as the men's test cricketer of the decade?
तो स्टीव स्मिथ को जो है मेंस की टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड माने दशक के क्रिकेटर के रूप में चुना गया है। डिकेड मतलब ए पीरियड ऑफ 10 ईयर, है ना। इसके अलावा आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द डिकेड जो है एलिस पेरी को चुना गया है ना। और इसे फ्लिंट अवार्ड भी दिया गया है। फ्लिंट अवार्ड जो है, फ्लिंट अवार्ड से किसे चुना गया, मतलब नवाजा गया है भाई, तो एलिस पेरी को, है ना। एलिस पेरी महिला क्रिकेटर है। इनके अलावा आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द डिकेड अपना बिरटू को चुना गया है, विराट कोहली को चुना गया है। इनके अलावा आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड, है ना, जो स्पिरिट होती है ना, आईसीसी स्पिरिट अवार्ड ऑफ द डिकेड वन दशक के लिए स्पिरिट वाला जो मतलब आईसीसी का अवार्ड है, ये दिया गया है माही को, महेंद्र सिंह धोनी को। इनको तो और भी मिलना चाहिए। इनके अलावा आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द डिकेड भी जो है ये आपका एलिस पेरी ही है। एलिस पेरी जो है ये आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर भी है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। आईसीसी टी20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड जो है राशिद खान अफगानिस्तान के हैं और आईपीएल में जो है करामाती खान के नाम से आप इसे जानते हैं, है ना। तो इन्हें जो है टी20 क्रिकेटर के लिए दशक की क्रिकेटर घोषित किया गया है। अगला प्रश्न, द प्रमुख पुस्तक द शैडो लैंस के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द मेजर बुक द शैडो लैंस? द शैडो लैंस के लेखक अमिताभ घोष हैं। ये बड़े राइटरों के शुमार हैं इंडिया के अंदर, है ना। इनके अलावा अमिताभ घोष साहब की कुछ अन्य पुस्तक जो आपकी एग्जाम में आते हैं, रिवर ऑफ स्मोक, है ना, द हंग्री टाइड, द लिविंग माउंटेन। देखिए इनके जो पुस्तक रहते हैं इनमें आपको नेचर का कोई अंग जरूर रहता है, नेचर का, है ना। आप जैसे यहाँ चारों पांचों पुस्तक को निहारिए, रिवर ऑफ स्मोक, तो ये रिवर क्या है? नेचुरल। इनके अलावा द हंग्री टाइड, यहाँ पे टाइड क्या होगा? जो आपका ज्वार भाटा आता है उस वो वाली टाइड है ये। इनके अलावा द लिविंग माउंटेन, यहाँ भी माउंटेन। तो जो भी प्राकृतिक चीज है इनके पुस्तक में जरूर इंक्लूड रहता है, मैंने ऐसा माइंड किया है ना। द शैडो लैंस इसमें भी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन अधिकांश पुस्तक में है। जैसे दलाई लामा के पुस्तक में मैंने एक चीज आपको मार्क कराया था कि उसमें जो है हैप्पीनेस जॉय टाइप का कोई चीज ऐसा रहेगा कि जो खुशी से संबंधित हो। तो आपको जो है एग्जाम में अगर याद भी नहीं रहे तो कुछ क्लू जो है ऑप्शन छांटने में मदद करता है। जैसे मैंने आपको क्लासिकल नृत्य वगैरह हैं उनको पहचानने का तरीका बता दिया। अच्छा, ये जंगलनामा भी लिख लीजिएगा। जंगलनामा काफी बार पूछे गए पुस्तक है, ये नीचे लिखा भी है, मैंने देखा ही नहीं। ये जंगलनामा भी है। और नामा से जो भी पुस्तक है वो आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे शाहनामा है, शाहनामा भी लिख लीजिएगा, ये फिरदौसी का है। इसके अलावा मैंने बाबरनामा बताया था, बाबरनामा बाबर खुद ही लिखा है, लेकिन इनके भाषा पूछते हैं तो आपको बताना है कि बाबर ने इसे तुर्की भाषा में लिखा था। इनके अलावा एक हुमायूं नामा है, हुमायूं नामा के लेखक कौन है भाई? गुलबदन बेगम, ठीक है। इनके अलावा एक है आपका शाहनामा हो गया, अकबरनामा छूट रहा था। अकबरनामा के लेखक भाई अबुल फजल हैं, इसे आईने अकबरी भी कहते हैं। इनके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार किस अनुच्छेद में ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों व्यक्तिगत या सहकारी के आधार पर प्रोत्साहन देने से संबंधित है? देखिए आजकल जो एग्जाम की ट्रेंड चल रही है ये आपका जो डीपीएसपी है ना, उनके जो आर्टिकल है 36 से 51, तो जो सीधे आर्टिकल है ना वहां से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। मैंने कल CHSL को अच्छे से देखा है ना, वहां से अब क्वेश्चन जो है नहीं आ रहा है। अब जैसे पहले क्या होता था कि भाई 40 पूछ लो, 44 पूछ लो, 48 पूछ लो, 50 पूछ लो, 51 पूछ लो, लेकिन थर्ड शिफ्ट में 50 पूछा था, ठीक है। तो भाई थोड़ा बहुत इंटरनली जानकारी भी होनी चाहिए डीपीएसपी की, और मैंने डीपीएसपी के बारे में बता दिया है कि ये जन कल्याण के लिए बनाया गया है। इसीलिए अगर आपसे पूछे कि भाई डीपीएसपी का क्या उद्देश्य है, तो राज्य को कल्याणकारी बनाना, ठीक है। तो और कहां से लिया गया है? ये आयरलैंड से। आर्टिकल आपके सामने है, 36 से 51 के बीच में वर्णित है, इसे भाग 4 में रखा गया है। अब आते हैं इनके आर्टिकल पे, क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या क्या जो है यहाँ से याद रखना है। According to the directive principle of Indian Constitution, which article deal of the promotion of cottage industry in rural area on individual और cooperative basis? तो ये आर्टिकल 43 जो है ये सहकारी समिति की जो है गठन से तो है ही, लेकिन इसमें दोनों क्लू है। आप इंडिविजुअल गठन कीजिए या फिर आप जो है ग्रुप में कोऑपरेटिव टाइप से गठन कीजिए। लेकिन इनके एक पार्ट है 43 के ख जो है
ये है कि स्वैच्छिक गठन सहकारी समिति का संचालन है, आप अकलौता भी गठन कर सकते हैं और चला सकते हैं। आर्टिकल 43 के ख में है। और खाली खाली 43 का कहेंगे तो ये आप अकेले या फिर ग्रुप के माध्यम से जो है ना, ये कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सहकारी समिति का गठन या 43 में, जिसमें कुटीर उद्योग वाले शब्द आ जाएगा। भाई शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट रहती है, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। सहकारी समिति वाला रहे, सॉरी उद्योग, जो कुटीर उद्योग है उनको इंक्लूड क्या रहेगा आपके क्वेश्चन के लैंग्वेज में, तो 43। खाली जो है सहकारी समिति 43 के ख। और अनुच्छेद 49 देश जो है 49 में क्या कहा गया कि देश हित के जो भी बिल्डिंग वगैरह हैं, जो भी देश महत्व की चीज है, उनको जो है आपको संरक्षण करना है, यानी तोड़ना फोड़ना नहीं है, तो ये बात ध्यान रखना है। इनके अलावा आर्टिकल 50 कल भी पूछा गया था, ये कार्यपालिका और न्यायपालिका से अलग अलगाव है, पृथक्करण है। पोषाहार स्तर पर जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने हेतु कार्य करना, ये आर्टिकल 47 है ना। ये क्या है, वस्तुतः जो भी बात होती है वो किसी आदमी पे के लिए नहीं है, ये क्या है, किसी राज्य के लिए है। उस राज्य का अपने जो उनके जनता है, जैसे मैं बिहार के हूँ तो मैं मेरे जो भाई अभी बिहार के जो संचालक है मान लीजिए नीतीश कुमार साहब, तो अभी वही राज्य है, वही सरकार है बिहार में भाई, है ना। मुख्यमंत्री और केंद्र में प्रधानमंत्री को ही हम सरकार कहते हैं, मतलब मोटे मोटे तौर पे, ठीक है। तो उनका ये कर्तव्य बनता है कि ये फैसिलिटी जो है दिलाए। जैसे ये वाली लाइन अगर आप पढ़ें तो पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य के सुधार हेतु जो है ध्यान उनको देना है, ये कर्तव्य है राज्यों का, ठीक है। तो ये आर्टिकल 47 में कहा गया है, ठीक है। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो कॉमन है तो आप जानते हैं, मैंने रटा दिया है। 40 ग्राम पंचायत के गठन से है और 44 जो है आपका किससे है भाई, तो 44 जो है ये है आपका सिविल नागरिक संहिता से। और मैंने कल 45 बता दिया था कि 14 वर्ष तक अगर बच्चे छोटे हैं 14 वर्ष से, तो इनके लिए शिक्षा के उपलब्ध कराना भी जो है कर्तव्य है। तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा 48 गो हत्या निषेध है, 51 में आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है, और 51 के ए में जो है ये आपका मौलिक कर्तव्य है। तो ये मैंने आपको बता रखा है। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, भारत में आकाशवाणी के नाम से रेडियो का प्रसारण कब स्टार्ट हुआ? व्हेन डिड द रेडियो ब्रॉडकास्ट इन द नेम ऑफ आकाशवाणी स्टार्ट इन इंडिया? तो आकाशवाणी जो है ये 1957 में नाम दिया गया, नहीं 1957 में जो है चालू हुआ, लेकिन इसकी नाम में परिवर्तन 1956 में होने वाला था, हो भी चुका था। तो 1956 1957 में दोनों में से एक ही ऑप्शन रहेगा, है ना, जब आकाशवाणी से के नाम से इंडिया में रेडियो की प्रसारण शुरू हुई। भारत में रेडियो की थोड़ी सी कहानी अच्छा है कि भाई भारत में पहले रेडियो की शुरुआत जो है निजी तत्वों के द्वारा 1927 ईस्वी में हुआ था, 1927 ईस्वी में हुआ था। इसके अलावा इसका नाम बदल के 1930 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस कर दिया गया। इसके बाद इसी का नाम बदल के 1936-37 में जो है आपका नाम बदल के ऑल इंडिया रेडियो करा गया। 1957 में इसका नाम बदल के आकाशवाणी रखा गया और मार्कोनी ने रेडियो की खोज करा था। तो ये सब जो है रेडियो के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा रेडियो शब्द जो है सुभाष चंद्र बोस साहब से भी काफी रिलेट करके क्वेश्चन पूछते हैं कि सुभाष चंद्र बोस साहब ने किस रेडियो से महात्मा गांधी को फला मैसेज दिए थे, मतलब राष्ट्रपिता कहे थे, या फिर और भी, है ना। तो इस प्रकार से रेडियो का काफी योगदान है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, है ना, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा फेमिना मिस इंडिया 2023 के विजेता कौन है? हु इज द विनर ऑफ फेमिना मिस इंडिया 2023? तो फेमिना मिस इंडिया, मिस है तो भाई लेडी जी होंगे, है ना। तो भाई नंदिनी गुप्ता ये राजस्थान के हैं और ये इन्होंने जो है फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब अपने नाम करी है। मिस वर्ल्ड 2022 कौन है भाई? तो मिस वर्ल्ड 2022 है कैरोलिना विलावस्का। इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ये मिस वर्ल्ड 2022 हैं, ये पोलैंड के हैं, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा राजस्थान पहला राज्य है जो स्वास्थ्य विधेयक पास किया अपने मतलब नागरिकों के लिए, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना, राजस्थान, है ना। इनके अलावा विशेष ओलंपिक जिसे हम ग्रामीण ओलंपिक कहते हैं इंडिया स्तर पे, अब ऐसा नहीं कि भाई इसमें जो है पूरे दुनिया के एथलीट भाग लेते हैं, ऐसा नहीं है, है ना। छोटे स्तर पे होते हैं जिसे हम ग्रामीण ओलंपिक का नाम दिए हैं। इनके आयोजन राजस्थान में ही होते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा राजस्थान के जो आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन है उसे आपको नहीं भूलना है, क्योंकि राजस्थान गुजरात ये दोनों काफी टॉप पे रहते हैं एग्जाम देने के दृष्टिकोण से। तो कलबेलिया वगैरह जो है, पनिहारी वगैरह, कठपुतली, घूमर वगैरह, गनगौर वगैरह,
है ना, अरावली पर्वत चोटी वगैरह, थार मरुस्थल वगैरह, लू लू जो गर्मी के दिन में चलती है वो, माउंट आबू जैन मंदिर वगैरह, दिलवारा का जैन मंदिर, जयपुर का स्थापना, है ना, तो ये सब आपको नहीं भूलना है। डिडवाना झील, सांबर झील, है ना, ये सब नहीं भूलना है, राजस्थान के रिगार्ड में काम आएगी जी, है ना। इनके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी में सोडियम का परमाणु भार, द एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो भैया ये 23 हैं जो परमाणु भार हैं सोडियम के, ये 22.99 के समथिंग है। तो आपको 23 के जो है आंसर लेके चलना है, याद करके रखना है, क्योंकि सीधे सीधे राउंड फिगर में ज्यादा अच्छा याद रहता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक जो है 11 है, सूत्र आपका Na होता है, इनमें कई सारे आप छोड़ते जाइए लवण बन जाएंगे, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड हो जाता है। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे सिलिकॉन का। और मैंने कल बताया था भाई सिलिकॉन डाइऑक्साइड आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो बालू के अंदर मिलेगा, क्योंकि बालू का बेसिक सूत्र ही SiO2 होता है ना, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी के परमाणु क्रमांक के अनुसार सजाए गए हैं, और जो ओल्ड वाला मतलब आवर्त सारणी थे जो मेंडेलीव साहब बनाए थे, वो परमाणु भार के हिसाब से सजाया गया था। मेंडेलीव वाले में 63 तत्व थे, आधुनिक वाले में 118 तत्व हैं, है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा मेंडेलीव वाले में 7 आवर्त 9 वर्ग थे, इसमें जो है 7 आवर्त 18 वर्ग हैं, तो ये सब बात थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे। मेंडेलीव की जो आवर्त सारणी है 1869 में बनके तैयार हुआ था। आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में है कि फला वैज्ञानिक जो है ये चीज काम कब किया, ठीक है, तो 1869 में आपको जो है मेंडेलीव की बनके तैयार हुई थी। आधुनिक आवर्त सारणी के जो दाता है मोसले साहब, ये 1913 में अपनी जो है कॉपी रिलीज किया था आधुनिक पीरियोडिक टेबल का। तो आने वाले समय में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे कि मोसले ने जो है आवर्त सारणी को कब रिलीज किया, या फिर मोसले की आवर्त सारणी कब आई, ठीक है, तो इसे VVI कर लेंगे। जैसे आपने कोशिका की खोज करवा दिया था 1665 में, लेकिन डेड कोशिका, फिर आपने 1674 में लाइव कोशिका ल्यूवेनहॉक के द्वारा खोज करा दिया, फिर आपने 1905 में सापेक्षता का सिद्धांत दिया अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। इसके अलावा जो आपका 1931-32 है, इसमें आपने चैडविक से न्यूट्रॉन की खोज करा दिया। इसके अलावा 1869 में मेंडेलीव की आवर्त सारणी बना दिए, है ना, तो ये सब जो है थोड़ी बहुत इस भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। अगला जो प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था। देखिए जो भारतीय ओलंपिक समिति है ये एक के बार स्थापना नहीं हो गया, जैसे आप जानते हैं कि इसकी स्थापना 1927 में हुआ है, लेकिन इस पे काम काफी पहले से स्टार्ट हो गया था, 1923-24 से ये स्टार्ट हो गया था। तो इस संस्था को बसाने के लिए इसकी स्थापना करने का विचार या फिर सबसे पहले किसके मन में आया था, ऐसी बात आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हाल ही में SSC ने एक क्वेश्चन पूछा कि जो आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हसरा है, इसकी गठन का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था, तो इसका आंसर है चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद के मन में हसरा की गठन की जो है सबसे पहले विचार आया था। हालांकि संस्थापकों में भगत सिंह प्रमुख थे, लेकिन फिर भी इसका आंसर चंद्रशेखर आजाद होता है जब ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे पहले किसके मन में ये विचार आया था, ठीक है। तो उसी प्रकार से हु फर्स्ट गेव द आइडिया ऑफ एस्टेब्लिशिंग द इंडियन ओलंपिक कमेटी, तो ये दोराबजी टाटा जी जिन्होंने सबसे पहले इन्होंने कहा था कि भाई इस प्रकार की एक संस्था होनी चाहिए। भारतीय ओलंपिक जो परिषद है उनको पूर्ण रूप से गठन कब किया गया, 1927 में किया गया था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, पीटी उषा। पीटी उषा को क्या कहा जाता है, उड़न परी कहा जाता है, या फिर गोल्डन गर्ल कहा जाता है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा है, गोल्डन गर्ल जो है पीटी उषा है। इनके अलावा पीटी उषा को पयोल्ली एक्सप्रेस भी कहा जाता है, पयोल्ली एक्सप्रेस भी कहा जाता है पीटी उषा को, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारतीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर ही है, तो ये दिल्ली के अंदर है, लेकिन बीसीसीआई की मुख्यालय अगर आपसे कहेगा तो ये मुंबई के अंदर है, ये मुंबई के अंदर है। क्रिकेट पैसा वाला खेल है भाई, तो मुंबई में, क्योंकि मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी है, और जो ये आपका ओलंपिक कमेटी है इनके मुख्यालय दिल्ली में है। जो राष्ट्रमंडल खेल वगैरह होते हैं तो इनमें जो खिलाड़ियों का दल भेजा जाता है तो इनकी चयन वगैरह जो है इन्हीं समिति के मध्य है, भारतीय ओलंपिक कमेटी के मध्य। इसके अलावा SAI स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, इसकी स्थापना कब हुई, तो 1984 में हुई। यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाती है,
और मेरे ख्याल में सीजीएल 18 तारीख की जो थर्ड शिफ्ट की एग्जाम है, इसमें ये क्वेश्चन इसी बार पूछा गया था कि साई की स्थापना कब हुई थी। तो 1884 में, है ना। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गद्दाम पद्मजा रेड्डी को 2022 में किस नृत्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? गद्दाम पद्मजा रेड्डी वाज अवार्डेड द पद्मश्री इन 2022 फॉर व्हिच डांस? तो भाई रेड्डी सरनेम आपने देखा तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। हमने रेड्डी को कहाँ ले जाना है भाई? कुचिपुड़ी नृत्य के पास ले जाना है। सभी रेड्डी फैमिली कुचिपुड़ी से संबंधित है, यहाँ पे मोटे तौर पे लिख दिया हूँ। इनके अलावा भी कुछ कुचिपुड़ी के जो है फेमस कैरेक्टर हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे जो कुचिपुड़ी को सबसे पहले जो आधुनिक शैली है, जो आधुनिक रूप से हम इन्हें विस्तृत रूप फॉर्म में जानते हैं, तो यहाँ तक लाने या फिर लोकप्रिय बनाने में किसका अहम योगदान है? तो सुधेंद्र योगी का। सुधेंद्र योगी जो है ये कुचिपुड़ी पे विशेष कार्य किए हैं। जैसे वेम्पति चिन्ना स्वामी जो है, सत्यम जो है, ये आपका ये भी कुचिपुड़ी के गुरु हैं, लेकिन सबसे पहले सुधेंद्र योगी का नाम आता है। इनके अलावा जैसे गुरु केलुचरण महापात्रा ओडिसी के लिए बड़े काम किए हैं, है ना। इसी प्रकार से आपको इनको ध्यान रखना है, सुधेंद्र योगी को, जो कुचिपुड़ी से संबंधित है, मतलब लोकप्रिय बनाने में इनका योगदान है, बात खत्म। इनके अलावा कुचिपुड़ी के अन्य कुछ नृत्यांगना है, जैसे अन्य नृत्यांगना है भाई, या मीटर गलत करना। इसके अलावा जैसे अन्य नृत्यांगना है अरुणिमा कुमार। भाई कुमार जो है महिला का भी नाम हो सकता है, जैसे आपने मीरा कुमार देखा है ना, तो भी महिला है ना। तो इसी प्रकार से अरुणिमा कुमार, ये भी लेडीज हैं, कुचिपुड़ी करती हैं। बैजंती काशी, ये भी जो है आपके कुचिपुड़ी से संबंधित है। वेदांतम सत्यनारायण, वेम्पति चिन्ना सत्यम और रेड्डी सभी फैमिली, ये सभी कुचिपुड़ी से संबंधित है। देखिए आजकल एग्जाम में क्या हो गया है, एग्जामिनर एक चीज तो सोच लिया है कि जो लूसेंट वगैरह किताब हैं जो बच्चे जनरली फॉलो करते हैं, उनमें जो चीज इजी वे में मिल जाए ना, उसको कम एग्जाम में रखो। जो चीज मशक्कत करने के बाद मिले या फिर उनके फैक्ट ढूंढने पे मिले, वो चीज को एग्जाम में रखो। अब ऐसा नहीं है कि आगरा का जो ताजमहल जो है ये आगरा में है, तो वहां पे आपसे पूछ देगा कि आगरा में कितने बाई कितने में बना है, उसके अगल में कौन सी होटल है, ऐसे तो नहीं पूछेंगे, है ना। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, लेकिन ऐसा है कि अगर जो आर्ट एंड कल्चर वगैरह में सीधे सीधे लिखा है वो बहुत कम छप रहे हैं आजकल के एग्जाम में। मैं पिछले कई दिनों से ये चीज मैं कर रहा हूँ। जो चीज आपको ढूंढने से मिलता है वो चीज आपसे पूछा जाता है। जैसे कल पूछा गया था मंजू भार्गवी। अब मंजू भार्गवी को लूसेंट में मुझे दिखाइए कहाँ लिखा है, लेकिन है तो आर्ट एंड कल्चर का ही, है ना। तो इसी प्रकार से आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। एम.के. सरोजा, ये भरतनाट्यम से संबंधित है। बाद बाकी जो भरतनाट्यम के मतलब कैरेक्टर हैं उनके बारे में मैं आपको जानकारी दे ही चुका हूं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के लिए मेजबान देश कौन सा चुना गया है? व्हिच इज द होस्ट कंट्री फॉर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023? तो भाई 2023 जो है ये आपका विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 6 जून 5 जून 2023 को, है ना। और ये जो है देश रहा कोट्टे डी आइवरी गणराज, इस प्रकार का नाम है इनका, कोट्टे डी आइवरी गणराज। इसके अलावा पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं। पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में मनाए गए थे। तो ये बात भी ध्यान रखना है। एक विश्व वानिकी दिवस होती है, ये बात भी अलग है, उनको अलग से ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपका विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई है, वो भी आपके एग्जाम में काफी आते हैं। इनके अलावा लोकसभा में सबसे अधिक दिन तक अध्यक्ष के पद पे रहने वाले कौन है? हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर इन द लोकसभा? तो ये है बलराम जाखड़ साहब। बलराम जाखड़ साहब सबसे अधिक दिन तक जो है लोकसभा में अध्यक्ष के पद को जो है रखे थे अपने पास। लोकसभा में प्रथम महिला मीरा कुमार। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मंगलकर। अगर उपाध्यक्ष पूछता है तो अनंत संयम जो है ये लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। भारत के सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले मोरारजी देसाई साहब। मोरारजी देसाई साहब पहली गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे जनता पार्टी के सरकार से। इसके अलावा तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले तो भीमराव अंबेडकर साहब। ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले प्रथम व्यक्ति दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन, वयोवृद्ध पुरुष, है ना। स्वराज का प्रयोग करने वाला 1906 कलकत्ता अधिवेशन। कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष, कांग्रेस के सेकेंड अध्यक्ष, ये सभी आप जो है दादा भाई नौरोजी। धन का आह्वान सिद्धांत देने वाले, राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान लगाने वाले, ये सभी के सभी जो है दादा भाई नौरोजी को ही कहा जाता है ना। भारत में विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1954 में। देखिए विवाह वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एक तो आपको विशेष विवाह
विवाह अधिनियम पूछा जाता है, एक विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पूछा जाता है, एक हिंदू मैरिज एक्ट पूछा जाता है। तो इन तीनों चारों को यहीं पे फरिया लीजिए ताकि आपको गलती ना हो, और जनरली इसकी ईस्वी ही पूछे जाते हैं। तो जो विवाह अधिनियम है, विशेष विवाह अधिनियम, ये 1954 में आया था। ठीक है, इसमें क्या कहा गया कि ये अंतर धर्म अंतर जातीय विवाह है, कि मतलब एक कास्ट से दूसरे कास्ट में जो है विवाह कराए जाने वाली ये वाली स्कीम थी, 1954 में आया था। ठीक है, इसे कहते हैं विशेष विवाह अधिनियम। फिर एक विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, पुनर्विवाह मतलब सेकेंड मैरिज, और ये कब की बात है, तो ये हमारे आजाद होने से पहले की बात है, ये 1856 में आया था, है ना। इनके अलावा जो आपका हिंदू विवाह अधिनियम है, यह 1955 में आया था। तो ये दोनों तीनों बात जो है जरूर ध्यान रखेंगे, विवाह वाला, है ना। इनके अलावा जो है हमारा अगला प्रश्न, पंडित अजय चक्रवर्ती किससे संबंधित है? टू हुम इज पंडित अजय चक्रवर्ती रिलेटेड? तो पंडित अजय चक्रवर्ती जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जो संबंधित है, और ये पटियाला घराना से बिलोंग करते थे। तो ये बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा पंडित भीमसेन जोशी, जो इन सभी शास्त्रीय गायकों में सबसे टॉप पे इनका नाम पूछा जाता है, तो ये कर्नाटक के रहने वाले थे और किराना घराना से संबंधित थे और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत करते थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा निम्नलिखित में से कौन से सरकार के गैर राजस्व इनकम का एक जरिया है? गैर राजस्व मतलब, गैर मतलब होता है और कहिए मतलब नहीं कह सकते हैं, राजस्व मतलब टैक्स, है ना, नॉन टैक्स हो जाएगा, है ना। Which of the following is a source of non revenue income of the government? नॉन रेवेन्यू बढ़िया लग रहा है भाई, राजस्व के लिए रेवेन्यू इस्तेमाल है ना। इसके अलावा जो बाहरी अनुदान है ना, ये आपका क्या लिखा है, राजस्व का एक जरिया है। तो बाहरी अनुदान जो है ये गैर रेवेन्यू वाला जो है सरकार का इनकम का एक पार्ट है। ठीक है, जबकि सरकार की जो राजस्व वाली इनकम है ये कौन कौन से हैं? निगम कर हैं, आयकर हैं, सीमा शुल्क हैं, संघ उत्पाद हैं, जीएसटी वगैरह हैं। जीएसटी में देखिए राज्य का भी हिस्सा होता है, लेकिन जो ये सब आयकर वगैरह ये पूर्णतः केंद्र को जाता है। ठीक है, तो ये सब जो है आपके क्या है भाई, टैक्स वाला जो है, रेवेन्यू वाला जो है सरकार की आय का जो है जरिया है। जबकि आपने नन रेवेन्यू वाला देखा, बाहरी अनुदान जो है ये नन रेवेन्यू में आएगा, है ना। इसके अलावा बाहरी अनुदान के अलावा आपका ब्याज प्राप्तियां जो है ये भी आपका नन रेवेन्यू में आएगा, है ना। इनके अलावा राजकोषीय घाटा का फॉर्मूला आपसे पूछ लेता है एग्जामिनर। तो राजकोषीय घाटा सिंपल वे में तो आप यही जानते हैं कि कुल व्यय माइनस कुल आय, है ना। जितना खर्च किया उसमें से जो हमारे पास इनकम है उसको घटा देंगे, और जब जो बचेगा वो घाटा होगा। भाई सिंपल सी बात है। मतलब हानि बराबर कैसे निकालते हो, है ना। हानि बराबर क्रयमूल माइनस हानि बराबर क्या निकालते हो, विक्रयमूल, एक मिनट, क्रयमूल माइनस विक्रयमूल करते हो, है ना। तो भाई कैसे होता है कि भाई खरीदा ज्यादा में और बेचा कम में, तो हानि हो जाता है। उसी प्रकार से आय प्राप्त हुआ कम और खर्च कर लिए ज्यादा, तभी तो फिस्कल डिफिसिट की स्थिति उत्पन्न होगी, है ना। तो कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति बराबर राजकोषीय घाटा। ठीक है, इनके अलावा सजीव जगत में मोनेरा संघ में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है? अब मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये सब तो आप जाने ही होंगे ना, मोलस्का, है ना। तो ये भाई सबसे पहले यहाँ पे व्हाट टाइप ऑफ द सेल फाउंड इन द फाइलम मोनेरा इन द लिविंग वर्ल्ड? तो ये प्रोकैरियोटिक जो मोनेरा होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका वाला जीव होता है। देखिए प्लांट कोशिका के अंदर भी अपने आप में दो भाग हैं, एक तो प्रो यूकेरेटिक है और एक यूकेरेटिक है। ठीक है, तो ये जो मोनेरा है इनमें आपको प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। मोनेरा किस प्रकार की जीव होती है? वन सेल वाली एक कोशीय जीव होती है। एनीमिलिया जिसमें हम लोग हैं, ये क्या है भाई, बहुकोशीय यूकेरेटिक जीव है। ठीक है, इसके अलावा यूकेरेटिक कोशिका सेलुलोज की बनी होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बनी होती है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है ये गरीबी में जीता है, इसके पास बहुत सारे चीजों की कमी होती है, हर चीज की कमी ही लगी रहती है। इसीलिए जो इनका सेल वाल है वो मजबूत चीज कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बनाया है प्रभु ने, है ना। जबकि यूकेरेटिक में सेलुलोज की बनी है। अच्छा, आप लोग से क्वेश्चन रहेगा, सेलुलोज कौन से सैकराइड का उदाहरण है? मैं आपको हिंट देता हूं, मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है,
या पॉलीसेकेराइड है। ये बताया गया क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आते हैं कि सेलुलोज का जो है फॉर्म पहचानिए कार्बोहाइड्रेट के अंदर, ये कौन से सेकेराइड है, ये भी कार्बोहाइड्रेट ही है। इनके अलावा भूटान का राष्ट्रीय फूल क्या है ना। व्हाट वाज द नेशनल फ्लावर ऑफ भूटान। आजकल ट्रेंड में है टीसीएस कि भाई बांग्लादेश की राष्ट्रीय फल क्या है, श्रीलंका की राष्ट्रीय फल क्या है, श्रीलंका की भाषा क्या है, भूटान का भाषा क्या है। तो ऐसे मैंने भाषा पे तो चर्च कर ही लिया था, आज मैं फूल फल पे चर्च कर लेता हूँ। भूटान का राष्ट्रीय फूल है पॉपी, पॉपी है ना। इसके अलावा बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है, कटहल। कटहल जो है ना जैक फ्रूट इस प्रकार का होता है जी, हम ना इस प्रकार का जैक फ्रूट होते हैं। ये क्या है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल होता है कटहल, है ना। इनके अलावा भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है, जोंगखा जो है ये भूटान की आधिकारिक भाषा है। इसके अलावा भूटान की राजधानी कहाँ पर है, थिम्पू। श्रीलंका की राष्ट्रीय फल भी कटहल है। श्रीलंका की राजधानी कहाँ पर है, जयवर्धनेपुरा कोट्टा, जयवर्धनेपुरा कोट्टा। ये क्या है भाई, आपका श्रीलंका की नवीन राजधानी, पहला राजधानी कोलंबो। श्रीलंका की आधिकारिक भाषा सिंहली और तमिल भी बोले जाते हैं श्रीलंका के अंदर, ठीक है। इनके अलावा श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, ये भी क्वेश्चन आपके करंट सेक्शन से आएंगे क्योंकि श्रीलंका पे बहुत नजर आता है एग्जामिनर का, ठीक है। हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका, तो भाई दिनेश साहब, दिनेश गुणवर्धना, ये जो है श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री है। जब भी आपको ऑप्शन में देगा ये गुणवर्धन साहब तो रहेगा ही, लेकिन और 4-5 को वर्धन दे देगा, मतलब सब वर्धने वाला दे देगा, तब आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगी। नहीं तो आप जानते हैं महिला जयवर्धने से कि भाई ये श्रीलंका नाम लग रहा है। इनके अलावा श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, इससे पहले जो है गोटाबाया बंधु जो है क्राइसिस के समय छोड़ दिए थे पोस्ट। इनके अलावा श्रीलंका और भारत के बीच में सीमा रेखा जलडमरू मध्य, राम सेतु, मन्नार की खाड़ी, ईटीसी। इनके अलावा बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो बुक्सा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट, तो ये पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन नेशनल पार्क, ये दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा भी है, ये भी पश्चिम बंगाल में है। गोरुमारा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। जल्दपारा नेशनल पार्क ये भी पश्चिम बंगाल में है। तो ये सभी के सभी जो है पश्चिम बंगाल के रिगार्ड में आपको ध्यान रखना है। मानस, काजीरंगा, नमेरी, डिब्रू सखेवा, औरंग, पावितोरा, ये सभी के सभी असम में स्थित है। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है। जंगली गधा वन्य जीव अभयारण्य वंसदा, गिर, ये सब कहाँ पे है, गुजरात के अंदर है। निम्नलिखित में से जो किसके समय बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, ड्यूरिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज कैंसल्ड, तो भाई 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय जो है बंगाल विभाजन को निरस्त किया गया था। जो लागू कौन करवाया था, लॉर्ड कर्जन, कब, 1905 में। उसी समय 1912 में दिल्ली दरबार का जो है आयोजन करा गया था। 1912 ईस्वी के अंदर किसके स्वागत में, जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के स्वागत में, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है कि दिल्ली दरबार का गठन कब हुआ, तो 1912 में। किसके समय हुआ, हार्डिंग के समय। किसके स्वागत में, जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी। विभाजन को कौन निरस्त किया, हार्डिंग, कब, 1911 में। विभाजन किसने करवाया, कर्जन, कब, 1905 में, ठीक है। तो ये इस सीट से ये भाई क्वेश्चन इतना जरूर ध्यान रखेंगे, दिल्ली दरबार इंक्लूड करके। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये पीडीएफ आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, आपको जानकारी दे दी जाएगी।